हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज एक नई क्लास में। तो हम टॉपिक कर रहे थे कि पानीपत का युद्ध। हमने पीछे क्लास में हमारी जो पीछे इससे क्लास हुई थी उसमें हमने देखा था कि बाबर के जीवन के बारे में, उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में, उनके भारत पर प्रारंभिक आक्रमण उन्होंने क्यों किए, कहाँ कहाँ पर किए। फिर आता था सबसे इम्पोर्टेंट पानीपत का युद्ध। तो पानीपत के युद्ध के बारे में जो हमने पिछले क्लास में ये पढ़ लिया था कि पानीपत के युद्ध की घटनाएं क्या थी, कि पानीपत का युद्ध कैसे टोटली ओवरऑल शुरू हुआ और कैसे ख़त्म हुआ। इसके बारे में मैंने आपको इससे पिछली जो हमारी क्लास थी उसमें बहुत डिटेल से, बहुत ही अच्छी तरह से समझा दिया है। तो अब आज जो है हम आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि जो हमने पानीपत की लड़ाई की घटनाओं को पढ़ लिया था, आज हम उस लड़ाई का महत्व क्या था या परिणाम, उसका रिजल्ट क्या निकला। ठीक है, तो इस क्लास को देखने से पहले इस बाबर के टॉपिक पर ऑलरेडी 6-7 क्लासेस मैंने आपको करवा दी है। तो ये क्लास विजिट करने से पहले, ये क्लास देखने से पहले आप उन सभी क्लासेस को ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं देरी ना करते हुए। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि पानीपत की जो लड़ाई हुई थी उसका महत्व या परिणाम क्या रहा। कि पानीपत की पहली लड़ाई भारत की निर्णायक लड़ाइयों में से, निर्णायक क्या होता है कि जिसमें एक साइड निर्णय हो गया, पूरी तरह अंतिम फैसला हो गया था। इस लड़ाई के दूरगामी परिणाम निकले जिनका वर्णन इस प्रकार है। तो जब हमने पानीपत की लड़ाई की घटनाएं पढ़ा तो हमने देखा था कि उस लड़ाई में बाबर तो जीत गया था और दिल्ली सल्तनत का सुल्तान जो इब्राहिम लोदी था वो हार गया। तो जब इब्राहिम लोदी हार जाता है तो इब्राहिम लोदी किस वंश से संबंध रखता था? वो था लोदी वंश। तो लोदी वंश की समाप्ति, सबसे पहला परिणाम या रिजल्ट इस युद्ध का यही आता है कि इस लड़ाई के बाद जो लोदी वंश था उसकी समाप्ति हो गई। कि पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी की हार हुई थी और वह अपनी फैमिली या परिवार के साथ जो है युद्ध के मैदान में मारा गया। उसका पूरा परिवार युद्ध की भूमि में मारा गया था। हालांकि उसके अफ़गान परिवार से जो है कुछ आलम खान लोदी, महमूद लोदी जैसे कुछ जीवित थे, लेकिन वो इतने योग्य नहीं थे कि वो दोबारा से अफ़गान साम्राज्य की स्थापना कर सकते थे। इस प्रकार इब्राहिम लोदी वंश का अंतिम शासक सिद्ध हुआ। कि जो इब्राहिम लोदी था वो लोदी वंश का अंतिम शासक था, क्योंकि इसके बाद इब्राहिम जो ये लोदी वंश था ये पूरी तरह से समाप्त हो गया था। इसके बच्चे भी इस युद्ध भूमि में मारे गए थे। अब ये आगे इतना आपका ज़रूरी नहीं है, लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, लेकिन टोटली पॉइंट में यही है कि लोदी वंश की समाप्ति हो गई और बाबर ने मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया, जहाँ पर इब्राहिम लोदी शासन करता था दिल्ली में, जहाँ गद्दी पर वो बैठता था। उसके बारे में हम आगे देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया। कि पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद जो है दिल्ली सल्तनत का पतन हो गया, क्योंकि उस दिल्ली सल्तनत का जो राजा था इब्राहिम लोदी वो मारा गया, तो उसका पूरा का पूरा राज्य जो है वो समाप्त हो गया था। इस दिल्ली सल्तनत की जो कहानी ख़त्म हुई थी 1526 में पानीपत के युद्ध में, इसकी स्थापना कब की थी? इसकी स्थापना हुई थी 1206 ईस्वी में। किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इस दिल्ली सल्तनत पर अनेक राजवंशों ने शासन किया था, परंतु इब्राहिम लोदी जो था वो लोदी वंश का अंतिम सुल्तान से सिद्ध हुआ। मतलब दिल्ली सल्तनत जो थी उस पर 5 वंशों ने शासन किया था, जैसे कि सबसे पहला था गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश और उसके बाद लोदी वंश। तो 5 वंशों में जो है बहुत सारे राजा हुए। तो कहानी कहाँ से शुरू होती है? 1206 से जो है दिल्ली सल्तनत की जर्नी शुरू होती है और 1526 में पानीपत के युद्ध में जो है ख़त्म हो जाती है। तो मतलब इतने साल तक 5 वंशों ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। गुलाम वंश से शुरू होकर लोदी वंश तक पर यह दिल्ली सल्तनत ख़त्म हो गई। और लोदी वंश का अंतिम शासक कौन हुआ था? वो था इब्राहिम लोदी, जो कि बाबर के साथ पानीपत के प्रथम युद्ध में युद्ध भूमि में मारा गया। और वहीं पर उस लोदी वंश का अंत हो गया और वहीं पर दिल्ली सल्तनत का भी अंत या पतन हो गया, क्योंकि वो राजा जो था गद्दी पर बैठा हुआ था वो खुद ही युद्ध भूमि में मारा गया। तो उसके बाद कुछ आगे नहीं बचा था वहाँ पर। कि 1526 में 300 साल से पुराने इस राज्य का पूरी तरह से अंत हो गया था।
कि देश का एक शासक समाप्त हुआ, दूसरा गद्दी पर बैठा। दिल्ली के अफगानों के लिए पानीपत का युद्ध सर्वनाशक था, क्योंकि दिल्ली राज्य का अंत हो गया। उनकी शक्ति भी जो थी वो इसी इब्राहिम लोदी के साथ खत्म हो गई थी। अब आते हैं मुगल वंश की स्थापना की। ओब्वियसली किसी चीज़ का अंत हो रहा है तो कोई नई चीज़ जन्म लेगी। तो जैसे दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ, वहाँ पर लोदी वंश का अंत हुआ, वैसे ही दिल्ली सल्तनत के साइड में अगर हम देखें तो मुगल साम्राज्य या मुगल वंश की स्थापना हुई। कि पानीपत की प्रथम लड़ाई का एक और महत्वपूर्ण परिणाम यह निकला कि भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई, और ये मुगल बाहर से आए थे आक्रमणकारी के रूप में, और उन्होंने भारत में मुगल वंश की स्थापना कर दी। बड़े लेवल पे अपना साम्राज्य स्थापित किया था। पानीपत की लड़ाई में विजय प्राप्त करने के बाद बाबर जो था उसने दिल्ली पर और आगरा पर अधिकार कर लिया और अपने आप को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित कर दिया। इस प्रकार भारत में मुगल वंश की स्थापना हो गई, और मुगल वंश ने 1526 से लेकर 1857 ईस्वी तक शासन किया। 1857 की क्रांति में जो है मुगल साम्राज्य पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तो 1526 से मुगल साम्राज्य की जर्नी शुरू होती है और वो 1857 तक शासन करता है। नेक्स्ट था, इस युद्ध का परिणाम क्या था कि बाबर का भारत में रहने का निर्णय। कि पानीपत की पहली लड़ाई में विजय प्राप्त करने के बाद बाबर की ज़िंदगी में एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय शुरू हुआ। अब उसके भाग्य की खोज में दर दर भटकने के दिन समाप्त हो गए। इस विजय से वह दिल्ली और आगरा का शासक बन गया। अब उसने हिंदुस्तान में स्थायी रूप से रहने और मुगल साम्राज्य का विस्तार करने का निश्चय कर लिया। तो इसके बारे में देखिए, हमने पीछे पढ़ा था कि बाबर जो है वो पहले काफ़ी कुछ झेल चुका था। जब वो भारत में आया था तो भारत में आने से पहले उसने जो है फरगना को जीतने की कोशिश की, काबुल को भी जीता था, और उसने मतलब हमने उसकी जर्नी के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ है। तो हम देखते हैं कि वो उसने पीछे इतने तकलीफ़ों का सामना किया था। तो अब जो है इसने भारत में इतने बड़े लेवल पे जब जीत प्राप्त कर ली थी बाबर ने, तब उसने सोचा कि मैं लड़ाइयों से थक चुका हूँ, अब मैं यहाँ पर अपने वंश की स्थापना करके, मुगल साम्राज्य की स्थापना करके यहाँ पर मैं स्थायी रूप से रहना चाहता हूँ। तो बाबर ने अब यहाँ पर अपने वंश की स्थापना कर दी मुगल साम्राज्य के, और वहाँ पर उसने भारत में परमानेंट रहने का निश्चय किया कि अब मैं वापस काबुल नहीं जाऊँगा, कहीं पर नहीं जाऊँगा, मैं यहीं पर रहकर जो है अपना जीवन यापन करूँगा, और अपने जो इस वंश की जिस वंश की मैंने स्थापना की है मुगल साम्राज्य की, उसकी मैं स्थापना करूँगा। ठीक है। नेक्स्ट हो गया युद्ध नीति में परिवर्तन। कि पानीपत की प्रथम लड़ाई के परिणाम स्वरूप भारत में युद्ध प्रणाली में अनेक परिवर्तन आए। तो परिवर्तन तो हमने देखा था ना कि परिवर्तन कैसे आते हैं, कि बाबर ने लड़ने के नए नए तरीके अपनाए थे युद्ध भूमि में। तो उसी के कारण जो है नए नए तरीके लोगों को, भारत के लोगों को युद्ध करने के तरीके पता चले कि बाबर ने तोपखाने का प्रयोग किया था। इससे पहले भारत में किसी ने भी तोपखाने का प्रयोग नहीं किया था। उसके बाद कि भारत, ये देख ली पहले, ये पढ़िए आप, कि भारत में यह प्रथम अवसर था जब शत्रु पर तोपों से हमला किया गया। वैसे भी तोपों से जो है, तोप के गोलों से चंद ही मिनटों में हजारों सैनिकों का सफाया किया जा सकता है। इस प्रकार तोपखाना भारतीय सेना का प्रमुख अंग बन गया। कि इससे पहले भारत में तोपखाने का युद्ध भूमि में प्रयोग नहीं किया गया। जब बाबर ने तोपखाने का प्रयोग किया तो लोगों को अचंभव हुआ, लोगों ने नई चीज़ देखी, लोगों ने भी सोचा कि युद्ध भूमि में तोपखाने की बहुत ज़रूरत है, इससे जो है शत्रु पर आसानी से विजय पाई जा सकती है। तो आप ये पॉइंट 5 हमने पढ़े, तो ये थोड़े से बिल्कुल ही इजी हैं कि इस लड़ाई का परिणाम, जब हम इस लड़ाई को पढ़ लेते हैं पानीपत की लड़ाई को, तो हमें आसानी से समझ आ जाना चाहिए कि इस लड़ाई का परिणाम क्या रहेगा। कि पहले तो लोधी वंश की समाप्ति होती है, दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है, मुगल वंश की स्थापना हो जाती है, और बाबर ने परमानेंट रूप से इस युद्ध के बाद भारत में रहने का फैसला कर लिया था। और भारत के लोगों ने भी लड़ाई के नए नए तरीके सीखे, जैसे कि तुलुगमा प्रणाली जो कि बाबर ने युद्ध भूमि में अपनाई थी, छिपकर शत्रु को परवार करने का, तोप से गोले बरसाने की। उसने मतलब जो जो चीज़ें बाबर ने युद्ध भूमि में तरीके अपनाए थे, तौर तरीके, वो बाबर ने सीख लिए थे, बाबर से भारत के लोगों ने सीख लिए थे।
तो ये 5-6 परिवर्तन आए थे। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी हम उसमें हम देखेंगे कि बाबर की सफलता के कारण क्या थे। वैसे तो हमने इसमें घटनाओं में पढ़ ही लिया था कि बाबर ने कितनी अच्छी तरह से प्लानिंग करके जो है इस युद्ध में जीत हासिल की थी, लेकिन अलग से ये थोड़ी सी हेडिंग बन जाती कि बाबर की सफलता के भारत में आखिर क्या कारण थे, कौन से ऐसे कारण हैं जिसके कारण बाबर की सेना कम होते हुए भी और इब्राहिम लोदी की सेना इतनी ज़्यादा होते हुए भी बाबर जीत गया और इब्राहिम लोदी हार गया। तो उस टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू एवरीवन।